हाय एवरीवन, दिस इज जोसेफ जॉन और आज हम 13th पार्ट में आर.एस. अग्रवाल टेक्स्ट बुक के 1B एक्सरसाइज के 19th, 20th, 21st और 22nd क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं. लेट अस गो टुवर्ड्स द 19th क्वेश्चन. सो द 19th क्वेश्चन सेज 3 sets of English, Maths and Science books containing 336, 240 and 96 books respectively have to be stacked. ठीक है, क्या बोला गया है? 3 sets of English, 3 सेट है. एक सेट बुक्स का एक सेट है जिसमें सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश के बुक्स रखे हैं. और कितने बुक्स रखे? 336 बुक्स रखे हुए हैं इंग्लिश के. फिर बोल रहे हैं मैथमेटिक्स के 240 बुक्स स्टैकअप करके रखा हुआ है. और वैसे ही 96 बुक्स हैं साइंस सब्जेक्ट के. 96 बुक्स हैं साइंस सब्जेक्ट के. तो 3 सब्जेक्ट के 3 स्टैक आए हैं. स्टैक का क्या मतलब है? जब हम बुक्स को एक के बाद एक के ऊपर एक रख देते हैं, इसे स्टैकिंग कहते हैं. तो हमने बुक्स को स्टैकअप करके रखा है. इंग्लिश एक जगह पे, साइंस एक जगह पे और जो मैथमेटिक्स है वो एक जगह पे. Books respectively have to be stacked in such a way that all the books are stored subject wise and the height of the book of each stack is the same. और वो बोल रहे हैं कुछ इस तरीके से हमें स्टैक करना है कि ये जो बुक्स हैं, ये बुक्स का जो हाइट है वो एक बराबर रहेगा. जब हम स्टैकिंग कर लेंगे तो जितने बुक्स एक स्टैक में हैं उतने ही बुक्स दूसरे स्टैक में भी होने चाहिए. उसके हाइट एक बराबर होना चाहिए. और एक और चीज़ क्या पूछा गया है? पूछा ये गया है टू बी स्टैक्ड इन सच अ वे दैट ऑल बुक्स आर स्टोर्ड सब्जेक्ट वाइज. ये जो बुक है सब्जेक्ट वाइज होना चाहिए. मतलब अगर एक स्टैक में इंग्लिश है, वैसे अगर इंग्लिश के 5 स्टैक बनते हैं सपोज, मतलब 5 ऐसे सेट बने हैं जिसमें इंग्लिश के बुक्स हैं, तो उन स्टैक में दूसरे सब्जेक्ट का बुक नहीं आना चाहिए, दूसरे सब्जेक्ट का बुक नए स्टैक में आना चाहिए. तो ऐसे हमें कितने स्टैक बनाने पड़ेंगे और मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कितने बुक्स एक स्टैक में कितने बुक्स को रख सकते हैं ताकि सभी स्टैक में इक्वल अमाउंट ऑफ बुक्स आ जाए. ठीक, सबसे पहले हमें क्या समझ में आ रहा है कि बुक्स 336 है, या तो 240 है या तो 96 है. और हमें इसे कम नंबर में स्टैकअप करना है, मतलब इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है. तो हमें नंबर को कम करना है और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके एक बराबर हाइट में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है. तो जैसे ही हमें कम नंबर चाहिए होगा तो हमें ये चीज़ पता है कि कम नंबर के लिए हमें क्या ढूंढना पड़ेगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. ये मैंने आपको बताया है कि अगर मेरे पास 3 नंबर्स दिए हुए हैं या 2 नंबर दिए हुए हैं, अभी हमारे पास 3 दिए हुए हैं, तो इन तीनों नंबर से भी छोटा नंबर अगर हमें ढूंढना है तो उसे हम HCF कहेंगे. ठीक है, ये चीज़ हमने देखा था. तो हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है इन तीनों नंबर का. ये चीज़ समझ में आ गया. ठीक है, हम निकालते हैं. ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से ये भी चीज़ पता चल जाएगा कि एक स्टैक में कितने बुक्स आ सकते हैं. एक स्टैक में कितने बुक्स आ सकते हैं. तो एक स्टैक में कितने बुक्स आ सकते हैं ये अगर हमें पता चल गया तो कितने स्टैक बन सकते हैं ये ढूंढना आसान हो जाएगा. लेट अस सी. सबसे पहले हम क्या करेंगे? इन तीनों नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लेंगे. मैंने 336, 240 और 96 इसको फैक्टराइज कर दिया है. फैक्टराइज करना मैंने आपको सिखा दिया है कि इवन नंबर्स होंगे तो 2 से डिवाइड होगा, ऑड नंबर होगा तो हमें बाकी प्राइम नंबर से चेक करना पड़ेगा कि कौन सा नंबर से वो डिवाइड होता है. और लास्ट में जब प्राइम नंबर आ जाएगा तो प्राइम नंबर अपने आप से डिवाइड होगा. मतलब वो जैसे सपोज 7 है तो 7 से ही डिवाइड होगा और 1 हमारा सबसे लास्ट में फैक्टर बचेगा. तो ऐसे मैंने सारे चीज़ों को फैक्टराइज कर लिया है. अब मैं इसमें से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालूंगा. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के लिए हमें क्या करना है? हमें जितने भी फैक्टर्स मिले हैं इस नंबर के, जितने भी फैक्टर्स मिले हैं उनको रेज टू द पावर के फॉर्म में लिखना है. तो मैंने 2 रेज टू द पावर 4, 3 रेज टू द पावर 1,
7 ऐसे करके मैंने रेज टू द पावर के फॉर्म में लिख दिया है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ कॉमन टर्म्स। कॉमन टर्म्स मतलब अब हमें यहाँ पे सर्च आउट करना है कि कॉमन कौन कौन से टर्म्स है। देखिए 2 तीनों में 2 कॉमन है, 3 भी कॉमन है, 5 और 7, 5 एक में ही है और 7 भी एक में है, तीनों में कॉमन नहीं है। तो हम 5 और 7 को नहीं लेंगे, हम 2 और 3 को लेंगे। इसमें भी फॉर्मूला कंप्लीटली अगर देखेंगे विथ लोएस्ट पावर, तो 2 में 2 रेज़ टू द पावर 4, 2 रेज़ टू द पावर 4 और 2 रेज़ टू द पावर 5। तो लोएस्ट कौन सा होगा? 2 रेज़ टू द पावर 4। तो हम 2 रेज़ टू द पावर 4 है, 2 है, 2 में से हम एक को सेलेक्ट कर लेंगे, कोई सा भी एक ले सकते हैं। फिर 3 में भी लोएस्ट पावर देखना है। 3 में तीनों में रेज़ टू द पावर 1 है, तो तीनों में से कोई सा एक सेलेक्ट कर लेंगे। तो मैंने ये सेलेक्ट कर लिया। ऐसे ही जब मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो मेरे को 48 आया, और ये जो 48 है ये इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। मतलब एक स्टैक में हम लोग 48 बुक्स को रख सकते हैं। एक स्टैक में कितने बुक्स को रख सकते हैं? 48 बुक्स को रख सकते हैं। अब पूछा क्या गया हुआ है क्वेश्चन में कि टोटल ऐसे कितने स्टैक बनेंगे, एक स्टैक में कितने बुक्स रख सकते हैं, बस ये पता चला है। कितने स्टैक बनेंगे? अगर मैं इंग्लिश का निकालना चाहूँ तो इंग्लिश के टोटल नंबर ऑफ बुक्स कितने आए हैं? 336, और उसमें से एक स्टैक में मुझे 48 हटा के रखने हैं। तो टोटल नंबर ऑफ स्टैक्स कितने होंगे? 336 डिवाइडेड बाय 48, दैट इज इक्वल टू 7। तो इंग्लिश के 7 स्टैक्स बनेंगे। 48 बुक्स, 48 बुक्स, 48 बुक्स, ऐसे करते करते 7 स्टैक बनेंगे इसके। वैसे ही नंबर ऑफ स्टैक्स फॉर मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स के लिए कितने टोटल बुक है? 240 बुक्स है। तो 240 डिवाइडेड बाय 48, तो जैसे ही हम डिवाइड करेंगे हमें 5 मिलेगा। 5 स्टैक किस सब्जेक्ट के बन सकते हैं? मैथमेटिक्स के बन सकते हैं। और वैसे ही हम साइंस का निकालेंगे। साइंस के टोटल बुक्स हैं 96, एक स्टैक में 48 आ सकता है, तो 96 डिवाइडेड बाय 48, दैट मीन्स 2 स्टैक बनेगा साइंस का। टोटल नंबर ऑफ स्टैक्स क्या होंगे? 7 + 5 + 2, दैट इज 14 स्टैक्स बनेगा बुक्स का। 14 स्टैक्स रहेगा। नाउ लेट अस गो टुवर्ड्स द 20th क्वेश्चन। सो 20th क्वेश्चन इज सेइंग 3 pieces of timber 42 meter, 49 meter and 63 meter long have to be divided into planks। ठीक है। टिम्बर, टिम्बर क्या है? वुड का बहुत बड़ा पीस। अब हम क्या करते हैं, वुड का जो पीस रहता है उसको हम काट देते हैं, काट के छोटे छोटे प्लैंक्स बनाते हैं। वुड के छोटे छोटे प्लैंक्स बनते हैं। ठीक है, तो प्लैंक्स का फोटो ये मैंने दिया हुआ है। तो वुड को काटना है। सपोज अब मैंने 3 मेरे पास लकड़ियां हैं। सबसे पहले क्या बताया गया है कि एक जो टिम्बर है ये 42 मीटर का है, तो ये मैं मान लीजिए कि ये 42 मीटर्स का है। दूसरा 49 मीटर्स का है। एक और प्लैंक है और ये जो है ये 49 मीटर का है। और जो तीसरा है वो 63 मीटर का है। तो ये मेरा जो थर्ड जो प्लैंक है ये 63 मीटर्स का है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि 3 लकड़ियां हैं, हैव टू बी डिवाइडेड इनटू प्लैंक्स। और यही जो लकड़ी है इसको डिवाइड करना है, मतलब काट काट के हमें छोटा करना है। ये 42 मीटर्स का है तो 42 मीटर से भी छोटा करना है हमें, और टुकड़े टुकड़े करने हैं इसके। सो इट हैज़ टू बी डिवाइडेड इनटू प्लैंक्स ऑफ सेम लेंथ। और जितने भी मैं टुकड़े करूँगा इसके वो एक तो कंप्लीटली ये पूरे टुकड़े, ये जो कंप्लीट लेंथ है इसको कवर अप करना चाहिए वो टुकड़ा। और सारे अगर मैं इस लकड़ी का भी टुकड़ा करूंगा तो उतना ही करूंगा जितना मैंने इस लकड़ी का टुकड़ा किया है। तो जो सबसे पहला छोटा पीस आएगा वही डिस्टेंस सारे
वुड में से कटेगा, तीनों वुड में से वो कटेगा। सो व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ ईच प्लैंक? हर प्लैंक का, ये जो मैं जब इस बड़े से लंबे से टुकड़े को जब मैं काट दूंगा तो वो जो छोटा सा प्लैंक बनेगा, उस प्लैंक का सबसे मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ क्या हो सकता है? हाउ मेनी प्लैंक्स आर फॉर्म्ड, और कितने प्लैंक्स बनाए जा सकते हैं? ये जब मैं काटूंगा तो एक पर्टिकुलर साइज का मेरे को प्लैंक मिल जाएगा, और ऐसे कितने प्लैंक्स बन सकते हैं तीनों लकड़ी में, ये पूछा गया है। ठीक है, अब कंसंट्रेट करिए। ये 42 सेंटीमीटर का है, ठीक है, 42 मीटर का है। 42 मीटर में से अगर मैं छोटे छोटे सेगमेंट में मुझे इसको डिवाइड करना है तो मुझे क्या ढूंढना पड़ेगा? HCF ढूंढना है कि LCM ढूंढना है? मुझे HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि मैं इसको छोटे छोटे टुकड़े में बांट रहा हूं। तो मैं सबसे पहले तो इन तीनों नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल देता हूं। कैसे निकालेंगे? हम फैक्टराइज करेंगे। 42 को मैंने फैक्टराइज कर दिया है, 49 को और 63 को फैक्टराइज कर दिया है। फैक्टराइजेशन मेथड मैंने आपको सिखा दिया है। तो फैक्टराइज करने के बाद हम इसे रेज टू द पावर के फॉर्म में लिखेंगे और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का जो फॉर्मूला है उसे अप्लाई कर देंगे। प्रोडक्ट ऑफ कॉमन टर्म्स, इसमें देखिए कॉमन क्या है, तीनों में 2 कॉमन नहीं है, 3 भी तीनों में कॉमन नहीं है, पर 7 तीनों में कॉमन है विथ लोएस्ट पावर। इन तीनों में से लोएस्ट पावर किसका है? 7 रेज़ टू द पावर 1। यहाँ पे भी 7 रेज़ टू द पावर 1। दोनों में से कोई सा एक नंबर ले लेंगे, दैट इज 7 रेज़ टू द पावर 1, दैट इज इक्वल टू 7। तो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 7 मिल चुका है। मतलब कि ये जो 42 मीटर का लकड़ी है, ये 7 मीटर के टुकड़े में कटना चालू होगा। एक जो टुकड़ा होगा वो 7 मीटर का होगा, ये हमें पता चल गया। ठीक है, ये सबसे पहला सवाल था। अब दूसरा सवाल ये है कि ऐसे कितने टुकड़े बनेंगे। तो मैं अगर 42 में से डिवाइडेड बाय 7 कर दूंगा तो मुझे ये पता चल जाएगा कि इस लकड़ी में कितने टुकड़े बन सकते हैं। वैसे ही मैं ये जो 49 मीटर का जो लकड़ी है इसको भी 7 से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि इसमें भी कितने टुकड़े मिल सकते हैं। और वैसे ही मैं थर्ड लकड़ी के साथ भी मैं सेम प्रोसेस को फॉलो करूंगा। तो हमको क्या करना है, ये जो 7 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मिला है इसको मैं 42 से डिवाइड करूंगा तो 6, इस लकड़ी के 6 पीसेस हम बना सकते हैं। नंबर ऑफ प्लैंक्स फॉर्म्ड फ्रॉम 49 मीटर इज इक्वल टू 49 डिवाइडेड बाय 7, दैट इज इक्वल टू 7। तो 49 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो इसके 7 टुकड़े हम कर सकते हैं। एंड नंबर ऑफ प्लैंक्स फॉर्म्ड फ्रॉम 63 मीटर टिम्बर इज इक्वल टू 63 डिवाइडेड बाय 7, दैट इज 9। और ये जो हमारा सबसे बड़ा जो रॉड था, ये टिम्बर का पीस है, इसमें से हमें 9 पीसेस हम निकाल सकते हैं। तो टोटल अगर मैं तीनों को कर दूं 6 + 7 + 9 तो मुझे पता चल जाएगा टोटल टुकड़े कितने किए जा सकते हैं। वी कैन हैव 22 पीसेस ऑफ प्लैंक्स। तो यहाँ पे हमारा 20th क्वेश्चन खत्म हो चुका है। अब वी विल मूव ऑन टुवर्ड्स द 21st क्वेश्चन। सो द 21st क्वेश्चन सेज find the greatest possible length which can be used to measure exactly the same length 7 meter, 3.85 centimeter and 12.95 centimeter। ठीक है, सवाल में ये पूछा गया है, उन्होंने 3 लेंथ दिया हुआ है। पहला लेंथ क्या दिया है, सपोज मैं एक क्लॉथ को ले लेता हूँ। यहाँ पे कुछ चीज़ तो नहीं दिया है कि किस मटेरियल के बारे में लेंथ की बात कर रहे हैं, बट मैं एक क्लॉथ ले लेता हूँ। ये जो क्लॉथ है, सपोज इसका लेंथ क्या है, फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ विच कैन बी यूज टू मेजर एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर। ठीक है,
7 मीटर। तो चलो हम इसको 7 मीटर ले लेते हैं। ये जो हमारा ये वाला क्लॉथ है, इसको ये टोटल 7 मीटर का है, ठीक है, याद रखिए ये 7 मीटर का है। फिर दूसरा क्या दिया है, 3 मीटर 85 सेंटीमीटर, ये 3 मीटर 85 सेंटीमीटर का है। और तीसरा क्या दिया है, 12 मीटर एंड 95 सेंटीमीटर। और ये जो तीसरा कपड़ा है ये 12 मीटर 95 सेंटीमीटर का ये लेंथ है, ठीक है, इसे हमें काटना है। सो फाइंड द ग्रेटेस्ट लेंथ। अब वो बोल रहे हैं एक ऐसा मेजरिंग यूनिट बताइए कि जब आप इस कपड़े को, सपोज ये वो मेजरिंग मीटर है, सपोज ये वो मेजरिंग मीटर है, अगर मैं इससे ये कपड़े को मेजर करूँगा, मतलब मैंने मेजर करना चालू किया, ये एक मेजर कर रहा हूँ मैं ऐसे मेजर करते करते जब मैं टोटली मेजर करूँगा तो ये जो पेन का डिस्टेंस है उसका एंड यहाँ तक आना चाहिए और इसे कंप्लीट इक्वल टुकड़े में काट देना चाहिए। तो वो मैक्सिमम लेंथ बताने के लिए बोल रहा है, जो कि इन तीनों कपड़ों को अगर टुकड़ों में हम काटेंगे तो इक्वल टुकड़ों में काट सके, ऐसा कौन सा लेंथ है, ये चीज़ ढूंढकर बताने के लिए बोल रहा है। मतलब हमें कोई एक इंस्ट्रूमेंट का लेंथ चाहिए जो कि इन सारी चीज़ों को एग्जैक्टली मेजर कर सके, ठीक है। बड़ा कपड़ा है और हमें एक छोटा लेंथ चाहिए, तो छोटा लेंथ चाहिए तो ऑटोमेटिकली हमें क्या पता चल गया, हमें क्या ढूंढना है, हमें HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ढूंढना है। बट यहाँ पे डिफिकल्टी क्या है कि एक जो है वो वो मीटर में दिया हुआ है, ये 7 मीटर में दिया हुआ है, बट ये जो दूसरा क्लॉथ है ये 3 मीटर और 85 सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो अगर मैं तीनों चीज़ों को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दूं तो मुझे ढूंढना आसान हो जाएगा, तो एक ही यूनिट में हो जाएगा तीनों चीज़। तो हम सबसे पहले एक यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। मैंने ये जो 7 मीटर है, 7 मीटर को 700 सेंटीमीटर कर दिया, है ना। 100 मीटर्स होता है 1 मीटर में, तो 100 इंटू कर दिया तो 700 सेंटीमीटर हो गया। यहाँ पे 3 मीटर 85 सेंटीमीटर है तो 385 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये 85 3 के साथ ऐड हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये 3 मीटर है तो ये इसको हम कैसे बोल सकते हैं, 300 सेंटीमीटर बोल सकते हैं। तो 300 सेंटीमीटर प्लस 85 सेंटीमीटर, सो 385 सेंटीमीटर। और यहाँ पे 12 मीटर को हम कहते हैं 1200 सेंटीमीटर कह सकते हैं, और प्लस 95 तो 1295 सेंटीमीटर। तो हमने तीनों को सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट कर लिया है। अब हम इसका HCF निकालेंगे तो हमें वो लेंथ मिल जाएगा जो कि तीनों कपड़ों को इक्वली डिवाइड करेगा। तो मैंने फैक्टराइजेशन कर दिया, मैंने तीनों नंबर का फैक्टराइजेशन कर दिया है, 700, 385 और 1295। फैक्टराइजेशन करने के बाद हमें HCF निकालना है। तो HCF इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉमन टर्म्स विथ लोएस्ट पावर। तो हम इसको सॉल्व आउट करेंगे। देखिए, प्रोडक्ट ऑफ लोएस्ट टर्म्स ऑफ कॉमन टर्म्स, यहाँ पे कॉमन क्या है, 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे नहीं है, 2 यहाँ पे भी नहीं है, 5 यहाँ पे है, 5 यहाँ पे भी है और 5 यहाँ पे भी है। तो 5 में यहाँ पे रेज़ टू द पावर 2 है, 5 में रेज़ टू द पावर 1 है और 5 में रेज़ टू द पावर 1 है। लोएस्ट क्या होगा, 5 रेज़ टू द पावर 1। और वैसे ही 7 भी तीनों में कॉमन है। यहाँ पे देखिए ये 7, तो अगर मैं यहाँ पे डिवाइड करूँगा 7 1 जा, तो ये 7 7 7 और रेज़ टू द पावर 1, तीनों में रेज़ टू द पावर 1 है तो तीनों में से कोई सा एक सेलेक्ट कर लूँगा। तो 5 इंटू 7 दैट इज़ 35 सेंटीमीटर जो है, ये एक ऐसा मेजरमेंट होगा, मतलब इस पेन का मेजरमेंट 35 है। अगर 35 सेंटीमीटर को मैं इस कपड़े से भी मेजर करने की कोशिश करूँगा तो वो एग्जैक्टली
मेजर करेगा और यहाँ पे जब वो ये 35 सेंटीमीटर का पेन पहुँचेगा तो वो यहाँ पे एग्जैक्टली मेजर करेगा, वैसे ही तीनों कपड़े के साथ वो एग्जैक्टली मेजर करेगा। तो कितना आंसर हुआ? 35 सेंटीमीटर का ये मेजरिंग टूल का मेजरमेंट हमें ढूंढना था। अब हम जाते हैं 22nd क्वेश्चन के पास। सो द 22nd क्वेश्चन सेज फाइंड maximum number of students among whom 1001 pens and 910 pencils can be distributed in such a way that each student gets the same number of pens and same number of pencils। क्वेश्चन को समझेंगे हम। देखिए, सपोज हमारे पास ये जितने भी पेन रखे हुए हैं, ये जितने भी पेन हैं, ये सपोज हम लोग कर लेते हैं 1100 पेन्स मेरे यहाँ पे हाथ में है। और वैसे ही मेरे पास ये जो ब्लैक पेन्स हैं, ये जो ब्लैक पेन्स है इसको हम 910 पेंसिल्स मान लेते हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास पेंसिल्स हैं और ये मेरे पास पेन्स हैं। अब मुझे ये जो पेन है और पेंसिल है वो बच्चों को कुछ इस प्रकार डिस्ट्रीब्यूट करना है कि सपोज अगर मैं एक पेन बच्चों को दे रहा हूँ और एक पेंसिल बच्चों को दे रहा हूँ और 2 पेन दे रहा हूँ बच्चों को, तो ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। मतलब मैं हर बच्चों को 2 पेन दूंगा और 1 पेंसिल दूंगा। तो ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन करते करते मुझे ऐसे ही, मतलब एक ही डिस्ट्रीब्यूशन, सेम टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। और मैं मैक्सिमम कितने बच्चों को ये जो क्वांटिटी है 1001 और 910 ये जो पेन्स हैं, ये मैं कितने मैक्सिमम बच्चों को इक्वल क्वांटिटी बांट सकता हूँ। मुझे जो बांटना है वो मुझे इक्वल क्वांटिटी में बांटना है। तो मैक्सिमम पॉसिबल मतलब कि मुझे जब इन सबको कम करके बांटना है ना। देखिए, यहाँ से मैं इतना सारा ह्यूज अमाउंट में से मैं इतना अमाउंट निकाल के मैं बांट रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे कम करना है। कम करने का मतलब मुझे यहाँ पे क्या ढूंढना पड़ेगा? मुझे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ढूंढना है, HCF ढूंढना है। और ये जो HCF है यही बता देगा कि इन दोनों पेन और पेंसिल का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है उतने ही बच्चों को, इतने ही मैक्सिमम बच्चों को हम ये पेन डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो वो मैक्सिमम नंबर ऑफ बच्चे हमें HCF से ही मिल जाएगा। तो हम HCF निकालते हैं इन तीनों नंबर का, इन दोनों नंबर का। तो 910, ये यहाँ पे मैंने सॉल्व कर दिया है, 910 और 1001 जो है, इन दोनों का फैक्टर्स निकाल लिया है मैंने। फैक्टर्स निकाल कर मुझे रेज़ टू द पावर के फॉर्म में नहीं लिखना पड़ा, क्योंकि ये जितने भी नंबर्स हैं वो रेज़ टू द पावर 1 है, सारे ही अलग अलग नंबर्स निकले। और HCF क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ कॉमन टर्म्स। देखते हैं कॉमन कौन सा है। 2 कॉमन है क्या दोनों में? नहीं कॉमन। और 5 कॉमन है क्या? नहीं। 7 कॉमन है? हाँ, 7 दोनों में कॉमन है और 13 भी दोनों में कॉमन है। तो 7 का लोएस्ट पावर क्या होगा? 1। तो 7 रेज़ टू द पावर 1 मैंने ले लिया। और 13 में भी लोएस्ट पावर क्या होगा? रेज़ टू द पावर 1। तो मैंने 13 भी ले लिया। तो 7 × 13 = 91। तो मैं 91 स्टूडेंट्स को ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ। और इसी के साथ हमारा आज का जो वीडियो है वो ख़त्म होता है। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विथ नेक्स्ट क्वेश्चंस।